नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 8 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है ADB अप्रूव्स $150 मिलियन लोन फॉर अर्बन पुअर हाउसिंग प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। तो दोस्तों ADB का मतलब क्या हुआ? एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। तो ADB ने तमिलनाडु में शहरी गरीब आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से यह करीब 1000 से अधिक करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। तो यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न बनेगा कि किसने, यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तमिलनाडु राज्य सरकार को गरीबों के लिए एक वाहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ का ऋण की मंजूरी दी, या इस तरह से पूछ लेगा कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी। तो ये इस तरह से दोनों तरीके से सोचिएगा। तो यह मंजूरी अभी 3 सितंबर को ही घोषणा की है। तो इस तरह से मनीला स्थित एजेंसी ने कहा है, द मनीला बेस्ड एजेंसी सेड तमिलनाडु इज ए क्रिटिकल टू India's economic development, contributing 8.54% to the country's gross domestic product। यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.54% का योगदान तमिलनाडु देता है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज्ड इन द स्टेट। तो यहाँ पर आर्थिक अवसरों की वजह से, यानी आपको भी यही पता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा अवसर जो है शहरी क्षेत्रों में होता है। यही कारण है लोग माइग्रेट होकर के शहरों की ओर जाते हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु में यह दर अधिक है आर्थिक अवसरों की वजह से। तो यह ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में यहाँ विस्थापन अधिक है। और एक बात और भी है, नगरीकरण, यानी अगर नगरीकरण की बात की जाए तो तमिलनाडु पहले से ही मान के चलते हैं कि जो सबसे अधिक राज्य हैं, जैसे गोवा हुआ, मिजोरम हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु, ये टफ सब जो है टॉप स्टेट हैं जहां पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। तो नगरीकरण की वजह से यहाँ पर यानी लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है आबादी और 50% नगरीय क्षेत्रों में रह रही है। ऐसे में वहाँ के लिए समुचित समावेशी विकास के लिए इस एशियाई विकास बैंक ने उस राज्य सरकार को यह मदद दी है। तो यही कारण है, इसे ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमिलनाडु सरकार यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये देख सकते हैं, ये इसकी कैपिटल है चेन्नई और यह बंदरगाह भी है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, यानी इट इज, यह कह सकते हैं ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, चेन्नई। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कन्याकुमारी है, तीन ओर से कह सकते हैं यह सागर की लहरें इसे टकराती हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह देख सकते हैं ऊपर ये क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य स्टेट टच कर रहा है, इधर कर्नाटक टच कर रहा है और इधर केरला टच कर रहा है। तो यह तीन राज्यों की सीमाओं को आंध्र प्रदेश स्पर्श करता है। और दोस्तों पुदुचेरी का मेन मुख्यालय कह सकते हैं तमिलनाडु में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुदुचेरी है और ये है कराईकल। तो पुदुचेरी हैज 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी 4 जिले हैं, जिसमें से 2 जिले तमिलनाडु में है, एक जिला आंध्र प्रदेश में है, एक जिला केरल में है। केरल में कौन सा है दोस्तों? माहे है, जो कि भारत का सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है, यानी 1176/1000, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1150 यानी 1176 महिलाएं हैं। और आपको ये पता ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरल का है, वहां पर 1084/1000 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2018।
11। तो यह जो है यही कारण है कि माहे का भी लिंगानुपात सर्वाधिक है। और दोस्तों यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में है, यह ध्यान रखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण अगर लगाने को आ जाए तो सबसे पहले यनम, माहे, पुदुचेरी और कराईकल यह भी आता है। कई बार एसएससी में आ चुका है प्रश्न। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023, पीयूष गोयल अपॉइंटेड शेरपा फॉर ग्रुपिंग। यानी भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और पीयूष गोयल शेरपा नियुक्त किए गए हैं। तो शेरपा क्या होता है? तो द शेरपा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर्स ऑफ द G20 मेंबर स्टेट, coordinating the agenda of the conference as well as discussing the agenda for economic, political and global discussion with the member states। यानी इस G20 सदस्यों के मुख्य जो वार्ताकार होते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है। तो इस बार भारत की तरफ से शेरपा किन्हें चुना गया है? पीयूष गोयल को चुना गया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और G20 की जो वार्ता होगी 30 और 31 अक्टूबर को कहाँ हो रही है? इटली में हो रही है। इटली मौजूदा G20 का अध्यक्ष भी है। तो इस तरह से भारत 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन कर रहा है और 1999 में G20 की स्थापना के बाद से ही भारत इसका सदस्य रहा है। और भारत, यह ध्यान रखेंगे कि G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, यानी जो है यह 20 देशों का समूह, यानी हालांकि एक इसमें संगठन भी है यूरोपीय यूनियन। तो यह 20 देख रहे हैं ना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, अब इसमें सब आ जाएगा देश। तो इस तरह से यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह सब लेकर के 20 जो है कंट्रीज हैं इसमें इंक्लूड। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। COP26 कॉन्फ्रेंस, इंडिया एंड जापान कम टुगेदर टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो COP26 सम्मेलन जो है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इंडिया एंड जापान एक साथ पॉलिसी बना रहे हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भूपेंद्र यादव, और जापान के जो पर्यावरण मंत्री हैं कोइजुमी शिंजिरो के बीच पहली भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता 7 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। तो इश्यूज सच एज एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, climate change, marine waste, fluorocarbons and COP26 were discussed in this meeting। यानी COP26 आदि मुद्दों पर चर्चा की गई और जिसमें भारत और जापान दोनों एक दूसरे के द्विपक्षीय सहयोग यानी बाइलेटरल कह सकते हैं कोऑपरेशन के महत्व को स्वीकार किया और भारत में नई प्रौद्योगिकियों को लाने में जापान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की गई। तो इस तरह से श्री भूपेंद्र यादव सेड दैट इंडिया एंड जापान कैन एक्सप्लोर स्ट्रेंथनिंग bilateral cooperation especially on cyclical economy and resource efficiency technology of low carbon emissions, green hydrogen आदि। तो इन सब पर जो है चर्चा की गई। तो इस तरह से भारत और जापान दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आते दिख रहे हैं। और इसी के साथ ही थोड़ा सा जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे अधिक भूकंप अगर कहीं आते हैं तो वो जापान में आते हैं। क्यों? क्योंकि यह जापान देख रहे हैं ना, आर्क टाइप का है, चाप की तरह है, आर्क की तरह है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं मूवमेंट होता है तो यहाँ भूकंप के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पैसिफिक ओशियन प्लेट है। देखिए प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड क्या कहते हैं ओशनिक प्लेट। तो ये ओशनिक प्लेट है और इन दोनों के बीच में ये है, एक तरह कह सकते हैं इधर यूरेशियन प्लेट है। तो यह जो है यही बीच में पड़ता है। यहाँ पर शिनानो रिवर है, महत्वपूर्ण है जापान की। और इसके जो महत्वपूर्ण, हालांकि 1300 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन मुख्य द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण अगर आ जाए तो होक्काइडो, होन्शो, शिकोको और क्यूशू। तो
तो सबसे बड़ा जो है द्वीप वो होंशो द्वीप है। ये ध्यान रखेंगे, जापान की 60% से अधिक आबादी होंशो द्वीप में रहती है। लेक बीवा यहाँ पर है, माउंट फ्यूजियामा यहीं पर है, वॉल्केनिक माउंटेन है, देख रहे हैं ना, नगोया, क्योटो, कोबे, याकोहामा, ओसाका, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्यूशू द्वीप है या शिकोको द्वीप है। नागासाकी अगर पूछ लिया जाए कि किस द्वीप पर स्थित है, पूछ लेगा सीधे सीधे तो होंशो पे है, होकाइडो पे है, तो याद रखना यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। इसी तरह से हिरोशिमा आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर है, यह होंशो द्वीप में स्थित है। तो इस तरह से मानचित्र के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। और सी ऑफ ओखोटस्क ऊपर है, और यहाँ पर ये होकाइडो और होंशो के बीच में सुगारू जल संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। या और इधर ईस्ट जापान सी है और इधर पैसिफिक ओशियन है ही। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एल साल्वाडोर, यह देश कहाँ अवस्थित है, मानचित्र में जरूर देखिएगा। तो एल साल्वाडोर कैरेबियन कंट्री, एक तरह से कह सकते हैं लैटिन अमेरिकी कंट्री है, और यह मैक्सिको के दक्षिण में स्थित देश है, तटवर्तीय देश है, कोस्टल एरिया पर स्थित देश है। इसकी कैपिटल सान साल्वाडोर है। तो एल साल्वाडोर एडॉप्ट्स बिटकॉइन एज लीगल टेंडर, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला यह विश्व का प्रथम देश हो गया है। सीधे सीधे ये याद रखिएगा। और दोस्तों बिटकॉइन क्या होता है, तो बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इट इज ए वर्चुअल करेंसी, इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है, विच इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक, जिसे इंक्रिप्शन तकनीकों द्वारा क्रिप्टोग्राफिक और विकेंद्रीकृत और संरक्षित होती है। और बिटकॉइन जो है 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, यह सब क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। तो बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इस तरह से मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। सीधे सीधे फैक्ट याद रखिएगा। और इसकी कैपिटल सान साल्वाडोर है। और ये मानचित्र में देख सकते हैं, इधर क्या है, कैरेबियन सागर है, इधर जो है या कह सकते हैं अटलांटिक महासागर, और इधर प्रशांत महासागर है। तो बीच में क्या है, ये पनामा, पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। तो देखिए दो सागरों को जोड़ने को कहते हैं जल संधि, लेकिन दो स्थलों को अलग जो जोड़ने को क्या कहेंगे, स्थल संधि कहेंगे। हिंदी में तो बहुत आसान है, लेकिन इसे इस्थुमस कहा जाता है। तो पनामा इस्थुमस इज connect North America to South America and separate to Atlantic Ocean and Pacific Ocean। सीधी सीधी बात। तो इस तरह से पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं। मैक्सिको के बाद देख रहे हैं ना, ग्वाटेमाला, इसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। यह एल साल्वाडोर है, इसकी कैपिटल सैन साल्वाडोर है। और याद रखना कि इसमें जैसे देखिए इसकी सीमा अटलांटिक महासागर को भी स्पर्श कर रही है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, यही निकारागुआ लेक भी है। यहाँ पर कोस्टा रिका आप देख रहे हैं, सैन जोस इसकी राजधानी है, इन दोनों को टच कर रहा है। ये भी इन दोनों को टच कर रहा है। हाँ, निकारागुआ भी, होंडुरास भी देखिए ये कर रहा है, इधर भी कर रहा है। लेकिन एल साल्वाडोर एक देश है, यहाँ पर इधर और उधर बेलीज है, सिर्फ अटलांटिक ओशियन को टच कर रहा है। तो इस तरह से दो देश हैं जो कि सिर्फ अटलांटिक को ये टच कर रहा है, एल साल्वाडोर सिर्फ प्रशांत महासागर। तो यही सब मैपिंग इसे जरूर देखा करिए, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। आज हम बात करेंगे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो इन 1974 ए प्रोजेक्ट वाज क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल, यानी यह मगरमच्छों के संरक्षण के लिए यह परियोजना बनाई गई थी। अंडर दिस प्रोजेक्ट ए टोटल ऑफ 16 क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड टिल 1978, यानी 1978 तक 16 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। और दोस्तों आंध्र प्रदेश मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। और सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद। ये सारे फैक्ट हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा।
और चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों के संरक्षण और विकास के लिए एक नया वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क, फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो यह जो है याद रखेंगे, महत्वपूर्ण, इसमें सारी टोटल फैक्ट बेस्ड हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। एसएल त्रिपाठी विल बी द न्यू सीएमडी ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए सीएमडी बनेंगे कौन? एसएल त्रिपाठी होंगे, ये ध्यान रखेंगे। त्रिपाठी वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक भी हैं और वह यूनाइटेड इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके सीईओ गिरीश राधा कृष्णन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। इसी तरह से मिस हर्ष भूपेंद्र बांगरी जो है एक्सिम बैंक की नई एमडी बनी हैं। तो द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मिस हर्ष भूपेंद्र बांगरी एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले वह उप प्रबंधक निदेशक थी, यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा एमडी डेविड रस किन्हा की जगह लेंगी, जो 2014 से 5 साल के लिए नियुक्त किए गए थे और यह 1995 से एक्सिम बैंक से में जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों यह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। प्रेसिडेंट कलर अवार्डेड टू इंडियन नावल एविएशन, यानी भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति, यहां पर इसको प्रेसिडेंट कलर ही कहेंगे, इसको यहां पर इसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड द एविएशन विंग ऑफ द इंडियन नेवी विद द प्रेसिडेंट कलर। तो इस तरह से प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। और स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ Kovind said the rapid and effective development of the Navy in times of crisis had made the country a preferred security partner of the Indian Ocean region and first responder। तो इस मौके पर कोविंद ने कहा कि संकट के समय में नौसेना की त्वरित और प्रभावी तैनाती ने देश को हिंद महासागर क्षेत्र का पसंदीदा सुरक्षा साझेदार और प्रतिक्रिया देने के मामले में अव्वल बनाया है। और दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद ने पणजी से 40 किलोमीटर दूर वास्को में स्थित आईएनएस हंसा बेस पर इस आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्हें यहां भारतीय नौसेना ने गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तो प्रेसिडेंट कलर किसी भी सैन्य इकाई को देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन की यात्रा पर हैं गोवा में और इस तरह से नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में नावल एविएशन प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। और द एविएशन विंग ऑफ द इंडियन नेवी वाज फॉर्म इन 1951। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एविएशन विंग का जो गठन 1951 में किया गया था। नौसेना का एयरबेस 1953 में बना था। आज भारतीय नौसेना के 9 और 3 नेवल एयर इनक्लेव भी हैं और नौसेना के जंगी बेड़े में आज 250 लड़ाकू विमान, टोही विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब शामिल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। फोन पे लॉन्चेज इंटरैक्टिव वेबसाइट पल्स। तो फिनटेक कंपनी फोन पे ने भारत का पहला इंटरैक्टिव वेबसाइट फोन पे पल्स लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें डाटा, इनसाइट और देश में डिजिटल पेमेंट पर चल रहे ट्रेंड भी देखे जा सकते हैं। ओवर 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन कैन बी व्यूड बाय द कंज्यूमर ऑन द इंटरैक्टिव मैप ऑफ इंडिया ऑन द फोन पे पल्स वेबसाइट, यानी 2000 करोड़ से अधिक लेन देन को देखा जा सकता है इस इंटरैक्टिव मैप पर उपभोक्ताओं द्वारा। द कंपनी also launched Pulse Report, a study on the evolution of digital payments over the past 5 years, यानी 5 वर्षों के विकास पर अध्ययन के लिए पल्स रिपोर्ट भी उसने लॉन्च की है। और 2016 के बाद से पूरे भारत में डिजिटल भुगतान कैसे डेवलप हुआ, इन सब के बारे में विस्तृत भौगोलिक और विशिष्ट ट्रेंड शामिल है। तो यह फ़ोनपे की बहुत ही अच्छी शुरुआत है, यह पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और फ़ोनपे के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने की थी और यह फ़ोनपे ऐप चलाती है। 2016
श्रीलंका में यह लाइव हुआ। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है और यह 11 भाषाओं में उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। हम बात करेंगे आज डूरंड कप की, जो कि एशिया का सबसे पुराना यह फुटबॉल टूर्नामेंट है। 130वां संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से शुरू हो गया है और इसका अंतिम यानी फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। दोस्तों, कोरोना की वजह से पिछले वर्ष यह नहीं हो पाया था और इस बार इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। हालांकि एटी के मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मुंबई सिटी एफसी इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। और एशिया का ये सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है, यह कोविड-19 के कारण 1 साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी हुई है और यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसमें 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। और 2019 का याद रखना, दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, जिसे गोकुलम केरल की टीम ने फाइनल मोहन बागान को 2-1 से हराकर यह जीता था और इसमें 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। ये ध्यान, प्रेसिडेंट कप, डूरंड कप और एक शिमला ट्रॉफी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है, विश्व साक्षरता दिवस है। जैसे भारत में 7 वर्ष से ऊपर का बच्चा पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना जानता हो तो उसे हम साक्षर कहते हैं। हमारे देश की यही साक्षरता की परिभाषा है। तो दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार यूनेस्को ने 1965 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का फैसला लिया, जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा और 1966 में पहली बार यह मनाया गया था। तो इस बार का जो थीम है वह है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो इस तरह से डिजिटल विभाजन को कम करना है। और 2019 का भी याद रखना, साक्षरता और बहुभाषावाद 2020 का था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम कोविड-19 संकट और परे साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज ए रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जहां पर यह रॉ मटेरियल पाए जाएंगे वहीं पर इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाएगा। क्योंकि अब उत्पादन और वितरण कह सकते हैं, इसका बात की जाए तो इसका ढुलाई यानी इसको ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ेगा। यही कारण है कि कच्चे माल की जगह पर ही वह स्थापित किए जाते हैं। तो यह भवन निर्माण, पुल, बहुत सारे निर्माण में सीमेंट का यूज होता है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। तो इस तरह से, और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब अग्रणी राज्य हैं। तो देश में जैसे सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु है। तो इस तरह से कच्चे माल का प्रयोग, जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, यह सब किया जाता है। तो यही कारण है कि सीमेंट कारखाने प्रायः कच्चे माल के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। और पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में पोरबंदर, कहाँ है? गुजरात में पोरबंदर में। और जबकि सीमेंट का उत्पादन 1904 मद्रास में शुरू किया गया था। द फर्स्ट मॉडर्न टाइप ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड was manufactured in 1824 at place called पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट सुना होगा आप लोगों ने, तो पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था और आज भी पोर्टलैंड सीमेंट ही से कहा जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में समुद्र के शेल का भी यही कारण है कि गुजरात भी इस समय, चेन्नई, केरल, इन सब में भी सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। और दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक वितरण की बात की जाए तो इस तरह सीधे सीधे मिलान करने को आ जाते हैं शहर, तो इन्हें ध्यान रखिएगा मानचित्र में। जैसे मध्य प्रदेश में कैमूर, कटनी, सतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ग्वालियर, जबलपुर, हाँ, ये नर्मदा नदी के किनारे बता है। यहाँ पर जो है धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात है। दमोह, यह सब मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के क्षेत्र। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में करीमनगर, सीमेंट नगर नाम ही है। आदिलाबाद, गुंटूर, करनूल, मछरेला, बसंत नगर। इसी तरह से राजस्थान में है होपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, लखेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर, चूरू, निम्बाहेड़ा, ब्यावर। और कर्नाटक में है बंगलोर, भद्रावती, बागलकोट, बीजापुर। गुजरात में पोरबंदर, सिक्का, अहमदाबाद, द्वारिका, सिवालिया, ओखा मंडल।
और इसी तरह से झारखंड में है सिंदरी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो चुर्क, चौपन, कानपुर, डाला, तो ये जो है उस तरफ ही है, एकदम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर ही यह स्थित हैं। और पंजाब में भूपेंद्र नगर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, तमिलनाडु में यह सारे हैं राजमलायम, पुलायूर, अलुंगुलम, त्रिनुवैली, तलायूथ, मधुकड़ी, यह सब। और बिहार में डालमिया नगर है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बनमोर और रायपुर है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आंसर में। 7 सितंबर के आंसर को आप लोग मिलान कर लीजिएगा। कुछ लोग थोड़ी जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हैं, प्लीज इसे ठीक कर लीजिएगा और इसे मिला लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं गोलू पासवान, एस कुंदन, मिली, स्नेहा शर्मा, एकता, SK, स्वागतिका दलाई, सोनी कुमारी, अनुराधा गिरी, मधु आशुतोष, संध्या रानी सामंतरा, साई तेजा दुग्गी, आरिफ अख्तर, नितेश फरकाड़े, विनोद जायसवाल, लालटू दास, मनीष गौर, सुनील रावत, सूरज उपाध्याय, रेणु बाला, मंटू कुमार, डॉक्टर BL देवांगन, आदित्य पांडे, संदीप साहा, ज्योत्सना मोहंता, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द ADB अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन फॉर अर्बन पुअर हाउसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक ने दिया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द इंडियाज चीफ नेगोशिएटर शेरपा इन G20? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? मैक्सिको, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोकोडाइल सेंचुरी? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक्सिम बैंक? हर्ष भूपेंद्र बंगारी, डेविड रस्किन्हा, SL त्रिपाठी, या नन ऑफ दीज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एविएशन विंग ऑफ द इंडियन नेवी फॉर्म? यानी भारतीय नौसेना की एविएशन विंग का गठन कब हुआ था? 1948, 50, 51 या 52? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट फोन पे लोकेटेड? कहाँ पर है फोन पे का मुख्यालय? पुणे, बेंगलोर, चेन्नई या अहमदाबाद? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या वॉलीबॉल? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी ऑब्जर्व? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर? एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द कटनी एंड सतना सीमेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड? कटना और सतना सीमेंट उद्योग किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।